एवियन एजुकेशन हब, जो अग्रवाल स्कूल का चैनल है, जिसे आप YouTube पे देख सकते हैं। आप सभी बच्चों का क्लास 9th में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, इस बार 9th का जो कोर्स है वो बदला है। हमारी सरकार के द्वारा ये सोच रखते हुए बदला है कि NCERT की पुस्तकें देश में चलाई जाएं, तो देश में एक शिक्षा के तहत NCERT की सारी किताबें लागू कर दी गई हैं। तो आज हम क्लास 9th में जो सामाजिक विज्ञान जो पढ़ेंगे, उसमें इतिहास का शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहले इतिहास के बारे में बच्चों थोड़ी जानकारी कर लें। देखिए, इतिहास के बारे में कहा जाता है, थोड़ा सा आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 6वीं में पढ़ा आपने, 7वीं में पढ़ा, 8वीं में पढ़ा, 9वीं क्लास अब अपन पढ़ रहे हैं हम। इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बनाए, थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे। इति प्लस हास, अर्थात इतिहास का अर्थ है इति मीन्स बीत हुई बात है, जो बीत चुका है, हास में से याद करना, अर्थात इतिहास का अर्थ है बीती हुई बातों को दोबारा से दोहरान करना, याद करना। सबसे पहले इतिहास के ऊपर जो पुस्तक लिखी थी, हेरोडोटस, एक व्यक्ति था। अब सोचो उसके मन में विचार आया होगा और उसने जो घटनाएं घटित हुई उसको एक पुस्तक के माध्यम से उस पुस्तक में लिखा, और उस पुस्तक के माध्यम से उसने हम सभी को बताने का प्रयास किया, और तभी से इतिहास की शुरुआत हो गई। और हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अब इतिहास के बारे में थोड़ी अपन जानकारी करें तो इतिहास, जो भारतीय इतिहास है, उसके 3 भाग हैं। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत का इतिहास समय सिंधु सभ्यता से लेकर लगभग 7वीं शताब्दी तक, लगभग अनुमान है। दूसरा मध्यकाल का इतिहास, मध्यकाल भारत भी से कहते हैं। इसका समय लगभग 7वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक। और तीसरा आता है आधुनिक भारत का इतिहास। इसका समय लगभग 12वीं शताब्दी से आज तक, जिसे मॉडर्न इंडिया कहते हैं। इसके अलावा हम भारत के इतिहास के अलावा हम विश्व इतिहास, ये भी एक इतिहास का ही हिस्सा है, जिससे हमें विश्व के बारे में जानकारी मिलती है। तो लगभग भाई भारत का इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है। फिर हम विश्व का इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है ना। इस समय विश्व में जानकारी मिलती है। हिंदुस्तान की शुरुआत
अपन इतिहास की बात करें तो सबसे पहले, हालांकि और भी समय होगा, इतिहासकार शुरुआत सिंधु सभ्यता से लेकर 7वीं शताब्दी तक प्राचीन भारत को मानते हैं। और सिंधु सभ्यता लगभग 8 से 5,000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी। फिर मध्यकालीन भारत, उसका समय 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। और मॉडर्न इंडिया, आदिम भारत का इतिहास 12वीं शताब्दी से लेकर आज तक। और विश्व इतिहास जो विश्व के बारे में, समूचे विश्व के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है, वो विश्व इतिहास। विश्व इतिहास तो बच्चों, जो नई किताब आई हैं, एनसीईआरटी जो किताबें आई हैं, अब मैं नहीं समझता उन्होंने पता नहीं कैसे शुरुआत की है। और विश्व इतिहास की सीधे शुरुआत उन्होंने जो की है वो की है फ्रांसीसी क्रांति से। सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कहता है कि फ्रांस में जो राजाओं का शासन था, यानी राजतंत्र था, और राजतंत्र था तो वहाँ फ्रांस जैसे हमारे यहाँ राजा कहते हैं, मुसलमानों में बादशाह कहते हैं, ऐसे ही फ्रांस में राजा को लुई कहते हैं, लुई। और फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो ही हुई थी लुई 16वें के शासनकाल में। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस में क्रांति हुई और उसका सीधा सीधा जो अपन कह सकते हैं जिम्मेदारी है वो लुई 16वें की ही थी, क्योंकि बहुत अत्याचारी क्रूर शासक था। खूब सेना थी उसके पास, और सेना थी, क्रूर अत्याचारी शासक था। अब तुम कहेंगे बच्चों कि ऐसे शासक के विरुद्ध जनता ने सर कैसे उठाया, प्रेरणा कहाँ से मिली? तो इसके बारे में कहते हैं इतिहासकार कि 1700, अपन थोड़ा सा पीछे चलें, 1776 में से लेकर 1781 तक अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। लगभग 1776 से 1781 तक इंग्लैंड के विरुद्ध, अमेरिका पर भी इंग्लैंड का शासन था। अब तुम देख लो, एक छोटा सा देश जिसने अमेरिका पर भी शासन किया था, लेकिन 1776 में बॉस्टन टी पार्टी घटना, कुछ ऐसे कारण रहे, किताब में नहीं है लेकिन इससे जुड़ा हुआ रिलेशन है कि अमेरिका के लोगों ने जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में क्रांति की घोषणा कर दी, जिसे अमेरिका का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो जब भाई फ्रांस और इंग्लैंड शुरू से ही शत्रु थे, दोनों में 70 वर्षीय युद्ध चला। इसके अलावा 100 वर्ष तक लगातार दोनों उपनिवेश बनाने के लिए लड़ते रहे। तो फ्रांस कभी नहीं चाहता था कि इंग्लैंड सफल हो अमेरिका में, तो फ्रांस ने अमेरिका की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी। और जब 1781 में वो सेना अमेरिका को जिताकर वापस आई, तो लोगों ने समझा, जब इंग्लैंड
जैसे देश को अमेरिका हरा सकता है, वहाँ की जनता हरा सकती है, तो क्या हम फ्रांस में जो निरंकुश शासक है, निरंकुश शासन है, और निरंकुश शासन का अर्थ होता है ऐसा शासन जिसमें कोई अंकुश ना हो। और लुई सोलबर्ग कहता भी था कि आई एम लॉ, आई एम स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है। ये उसके शब्द थे, मैं ही राज्य हूँ और मेरा इच्छा ही कानून है। उसके कृपा प्राप्त व्यक्ति थे, वो जनता पर अत्याचार करते थे। पूरा समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, मध्यम वर्ग और एक राजा का कृपा प्राप्त व्यक्ति धनी वर्ग था। धनवान लोग अपन कह सकते हैं खूब जनता का शोषण करते थे, और लुई की ओर से कोई ध्यान जनता के ऊपर नहीं दिया जाता था। जनता काफी त्रयमान परेशान थी लुई के कृपापात्र व्यक्तियों के, लुई के शासन से। लुई की पत्नी थी उससे, और जब कोई भी एक संसद भी बनाई गई थी, जिसे एसेट जनरल कहते हैं, और ये बता दें एसेट जनरल की स्थापना जो की गई थी वो इसलिए की गई थी कि जनताओं की समस्या के लिए चर्चाएं की जाएं। लेकिन एसेट जनरल पर भी लुई का अधिकार था, और वो मन पे आए तो उसका बुलाता था, उसके अधिवेशन को मन पे आए तो नहीं बुलाता था। जनता बड़ी त्रयवान परेशान थी। जनता किसके पास जाए, किससे कहे। जब वो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में विजयी होकर जब फ्रांस के सैनिक लौटे, तो सैनिक भी लुई के शासन से परेशान थे। सैनिकों ने भी जनता को क्रांति के लिए उकसाया, और समय आ गया सन 1789। कहते हैं यहीं से फ्रांस की क्रांति की रूपरेखा तैयार हो गई। बच्चों देखो, इतिहास है, जब किसी बात को हम अपने घर परिवार में भी करते हैं तो समय लगता है, 2 दिन 4 दिन बीत जाते हैं बातचीत करने में। जब पूरे देश की बात है, 1781 से वो लौटे, 81 से लौटने के बाद उन्होंने इतना इंतजार किया, लुई के अत्याचार को झेला लगभग 8 साल तक। लेकिन 1789 तक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि जनता बिल्कुल लुई के खिलाफ खड़ी हो गई थी, और किसी भी स्थिति में लुई के शासन को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। और ऐसी स्थिति में उसे क्रांति का नेतृत्व भी मिल गया। नेपोलियन जैसे व्यक्ति भी लुई के विरुद्ध हो गए, और बताया जाता है कि वाल्टेयर, रूसो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाचार पत्रों में के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जनता को क्रांति के लिए उकसाया। और नेपोलियन ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर रूसो नहीं होता तो शायद फ्रांस में क्रांति नहीं होती। अब कितनी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक ही देश में एक गलत शासन से बच्चों कि संपूर्ण जनता ही 2 भागों में बढ़ जाए। किसान बहुत परेशान थे। किसान मेहनत करता था, मेहनत करके खेती करता था, लेकिन उसकी मेहनत का उसे कोई मूल्य नहीं मिलता था। राजा के जो कृपापात्र व्यवसायी थे वो कीमत डाउन करके, भाई किसान को तो भाई अपनी खेती, आप देखो आप में से बच्चों बहुत सारे किसान के बच्चे भी हैं, पूरे 12 महीने में 9-10 महीने मेहनत कर खेती आती है, और तभी उसका कीमत गिर जाए तो किसान के सामने समस्या पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि वो सब
लुई के 16 था, उसके कृपापात्र व्यक्ति थे। तो संपूर्ण किसान, सेना, मध्यम वर्ग, सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग ने भूमिका निभाई। और लुई के बुद्ध कुछ हद तक पोप जो होता है ईसाई धर्म का धर्मगुरु होता है, पोप ने भी लुई का साथ नहीं दिया। ऐसी स्थिति में क्रांति का होना स्वाभाविक था बच्चों। और सन 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। और क्रांति में कहते हैं कि जनता ने विद्रोह कर दिया, एसेट जनरल जैसा भंग कर दी लुई ने। और लुई ने सेना को आदेश दे दिया, सेना पर गोले बरसाए। ऐसी घटनाएं लुई ने करवाई, लेकिन अंत में जीत जनता की हुई। और बताते हैं कि लुई को जनता ने पकड़ के फांसी दे दी, उसकी बाद में उसकी पत्नी को पकड़ के फांसी दे दी। इस प्रकार लुई के शासन का हमेशा के लिए बच्चों फ्रांस से विदाई कर दी गई। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे क्या परिस्थितियां, ऐसे क्या कारण थे भाई, अपन कह सकते हैं इतनी बड़ी घटना हुई, उसके पीछे क्या कारण रहे। तो जो कारण आए वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें बनता है वो है फ्रांसी क्रांति के कारण। भाई क्रांति हुई, इतनी बड़ी घटना हुई, जनता ने विरोध किया है, जनता ने विरोध किया है। जो लुई के विश्वास पात्र दार्शनिक थे, वाल्तेयर, रूसो, जॉन लॉक, उन्होंने भी लुई का साथ छोड़ दिया और जनता के साथ दिया। तो कोई विशेष बड़ी बात हुई होगी, छोटी मोटी बात तो थी नहीं। तो प्रसिद्ध होता है जो 1789 में क्रांति हुई, समय 1789 है। इस क्रांति के कारण डेफिनेटली अपन कह सकते हैं कि कोई एक कारण नहीं रहा होगा। भाई जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। भाई हम देखते हैं, हम भी देखो, हम पे कभी कभी देखते हैं सरकार हम पे कर लगाई थी, कभी कभी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कभी डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हम भी तो चुपचाप ठीक है, ठीक चल रहा है। लेकिन एक समय सीमा ऐसी आ जाती है, सहन करने की क्षमता खत्म हो जाती है। यही अमेरिका के अंदर हुआ, यही फ्रांस के अंदर हुआ। तो फ्रांस की जनता ने अपना धैर्य खो दिया। और धैर्य खोने का सबसे कारण था कि जनता की भलाई के लिए जो भी पहले के शासकों ने जो कार्य किए, एसेट जनरल की स्थापना करवाई, पेरिस में महल था, उस पर लोग अपनी शिकायत लेकर आ सकते थे। लुई सोल्वे ने सब चीज़ बंद कर दी, जनता की सुनना ही बंद कर दिया। तो लाजमी है जब कोई हमारी सुनेगा नहीं, हम अपन क्लास में बात करते हैं, बच्चों को हमारे नहीं सुनेगा, आपको नहीं सुनेगा, तो मैं सीधा बड़े हमारे पास आते हो या प्रिंसिपल शिकायत करेंगे, प्रिंसिपल नहीं सुनता तो बड़े सर के पास जाएंगे, है ना, और नहीं सुनता फिर पापा को बुला के लाएंगे। ऐसे यहाँ पे घटना घटित हुई। तो इस क्रांति के कारण कि फ्रांस जो 1789 की फ्रांस में क्रांति हुई, उसके क्या कारण थे, क्या ऐसी परिस्थितियाँ रहीं कि फ्रांस की संपूर्ण जनता ने क्रांति कर दी। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, और अगला जो वो है हमने एपिसोड ये अपनी क्लास में फ्रांस की क्रांति के कारण और परिणाम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों मेरा आपसे यही अनुरोध है, मैं एसएसटी का टीचर होने के साथ साथ विद्यालय का प्रिंसिपल भी हूँ, उस नाते आप खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, क्योंकि इस समय कोरोना आप हम 4 महीने से लगभग 4 महीने से उसके झटके झेल रहे हैं।
बहुत सारे लोग इससे संक्रमित हैं, परेशान हैं। तो जब तक हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर और जो वाइस चेयरमैन सर, प्रिंसिपल, उन सबके द्वारा आपके लिए ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, और चाहते हैं कि आप ऑनलाइन क्लास देखें, पढ़ें, जिससे आपको थोड़ा ज्ञान मिले। हमारा जो एजुकेशन चैनल है एवियन एजुकेशन हब, जो यूट्यूब पे आता है, उसको आप देख सकते हैं। उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खूब पढ़ें। इसी के साथ हम आज की जो कक्षा है उसको यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।